स्नेल लॉ तो आ गया ना बेटा, स्नेल लॉ लगाना जरा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 60 डिग्री। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल लॉ लगाना है। अच्छा ये लग नहीं सकता ये। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ तो ये हो जाएगा 2 sin 60, 2 sin 60 इज 1 sin r। यार sin r तो आ गया √3, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, दैट्स इनवैलिड, क्योंकि साइन थीटा तो +1 और -1 के बीच में लाई करता है। तो स्नेल लॉ फेल्स, स्नेल लॉ फेल्स। तो अब कब फेल होता है? मेरे ख्याल से ये फेल होता है जब तुम डेंसर से रेयरर जा रहे होते हो। कब जाते हो? कब फेल होता है? जब तुम डेंसर से रेयरर जाते हो। कैसे? लिख लिया ये। जब तुम डेंसर टू रेयरर जा रहे हो, मान लो ये डेंसर है, ये रेयरर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इस केस में क्या होगा? क्या नाम है इसका? निशांत। ऐसे आई रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। समझ में आ गया? अब मैं ये कहूं कि अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब तुमने ऐसे अगर इंसिडेंट रे भेजी तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी। अगर तुमने इंसिडेंट रे ऐसे भेजी तो हो सकता है रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाए, और उसके बाद इस पर्टिकुलर ग्रीन एंगल से बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रे भेजी तो रिफ्रैक्शन नहीं लगता, वो अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाते हैं। इस वाले एंगल पे मान लो ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये प्रॉब्लम कब आएगी? जब तुम हमेशा डेंसर से रेयरर जाओगे। कहां जाओगे? डेंसर से रेयरर जाओगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड एज कि भाई अगर ये डेंसर है, म्यू डेंसर, ये म्यू डेंसर है, ये म्यू रेयरर है, देयर इज अ मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, जिसमें लाइन क्या करेगी? रे क्या करेगी? ग्रेजिंग एमरजेंस करेगी। क्या करेगी भाई? इसे क्या बोलोगे? ग्रेजिंग एमरजेंस। तो इस पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल पे रे भेजी, ये बाउंड्री के पैरेलल निकल के आएगी दूसरे मीडियम में। तो दिस क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ये कह सकते हैं म्यू डेंसर साइन सी इज म्यू रेयरर साइन 90। सी आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डेंसर। एंड द टॉपिक का नाम इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टॉपिक का नाम इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अब तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस ग्रेटर देन C तो रिफ्लेक्शन मानोगे, और फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंसेस लेस देन C स्नेल लॉ लगेगा। अच्छा, यहां पर वर्ड ये आया कि टोटल क्यों यूज कर रहे हैं? टोटल वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल वर्ड क्यों यूज किया? इसका मतलब इन जनरल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। मतलब ये थोड़ा अजीब सी बात हो गई। मान गाइस इधर देखो, मान लो ये डेंसर है और ये चलो ये रेयरर है, ये डेंसर है।
यहां पे रेयर से रेज आई, इधर देखो बोर्ड की तरफ, तो इसका मतलब कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है, हाँ या ना? कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ऐसा होता है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? एग्जैक्टली, जैसे ये डेंसर लिया मैंने जानबूझ के, मैंने सोचा ये पानी है, ये पानी है, और ये रेयर, ये क्या है? एयर है। तो अगर तुम, ये इंसान है, ये इंसान है, इंसान, ये ऐसे इंसान है, तो ये इंसान को अपना थोबड़ा दिखता है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये इंसान बाहर है और अंदर कोई मछली है, मछली को इंसान दिखता है, हाँ दिखता है, इसका मतलब कुछ रेस तो इंसान से मछली में चली गई और कुछ उस इंसान से रिफ्लेक्ट हो गए खुद इंसान के पास ही आ गई, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। कैसे उसके पास कैसे आएंगी? तुम्हें आती नहीं, मतलब ठीक है, वो नॉर्मल इंसिडेंट्स के आसपास वाली लेंगे। नॉर्मल में भी होगी वो? हाँ, क्यों नहीं होगा? मतलब तुम लेक पे गए, तुम तालाब पे गए और तुम्हें अपना शक्ल दिखती है, नहीं दिखती है? तो तुम्हें अपनी शक्ल कैसे दिखेगी? तुम्हारे सर पे ये हैट है, तो तुम्हें ये हैट से रेज गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तुम्हारी आंख में चली गई, तुमने कहा ओ मैंने टोपी पहनी है। मतलब क्रिटिकल एंगल से कम पे भी हाँ, तो क्रिटिकल नहीं, मतलब क्रिटिकल एंगल से कम पे रिफ्लेक्शन, तो एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे होते हैं इन जनरल। तो फिर तभी तो टोटल वर्ड यहां पर आ रहा है, टोटल का मतलब कुछ और है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तो मैंने क्रिटिकल की बात ही नहीं करी। इसका मतलब रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, उल्टे में भी होता है। उल्टा कौन सा केस हो गया? मान लो ये डेंसर है और ये रेयरर है, यहां से रे गई, रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। इसका मतलब यहां से, इसका मतलब यहां पर रे गई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हो रही है, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट भी हो रही है। यहां से रे गई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हो रही है, कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट भी हो रही है। दैट हैपेंस इन जनरल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब तुम डेंसर से रेयरर जाते हो, तो अगर तुमने ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया तो सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होती ही नहीं। तब हम ये कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ऑल एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड, नो रिफ्रैक्शन व्हेन योर क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इनसाइड द डेंसर मीडियम। When you try to go from denser to rarer at a larger angle of incidence, all energy gets reflected. Therefore, it's called total internal reflection. टोटल का मतलब कुछ होगा, इसका मतलब समझ में आया ना? टोटल का मतलब यह है कि टोटल एनर्जी गेट्स रिफ्लेक्टेड। मान लो हमारे पास, अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, ये लेक है, ये क्या है? लेक है, इधर एयर है, लेक के अंदर डेप्थ h पे बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। लेक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब सपोज करो बाहर से कोई देख रहा है, तो हम कहेंगे ऐसे रे बाहर चली जाएगी, ये तो ऐसे चली जाएगी सीधा, और जो ऐसे रे आ रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा ना? हाँ, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है। फिर मैं कहूंगा यहां वाली जो रे आ रही है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा हो गया, तो जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा हुआ, ये हो सकता है ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए। और जो अगले वाली रे आएगी ये तो बाहर निकलेगी ही नहीं ना, ये तो अंदर ही अंदर चली जाएगी, रिफ्लेक्शन कर जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा? अब इसको 3D में सोचो, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर एक सर्कुलर रीजन बनेगा जिसमें से रेज बाहर निकल रही हैं? हाँ या ना?
ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। यहां वाली जो रे है वो क्रिटिकल एंगल पे आई, वो ग्रेजिंग एमरजेंस कर रही है। इसके बाद वाली रे क्या कर जाएगी, TIR। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें से रेज बाहर निकल पा रही हैं। हाँ या ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें से रेज बाहर निकल पा रही हैं। तो कुछ नहीं करना, ये C है तो ये वाला एंगल भी C हो जाएगा। और बाय द वे स्नेल लॉ क्या कहेगा, म्यू साइन C इज 1 sin 90। वैसे याद भी रख सकते थे, साइन C इज म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर। म्यू रेरर 1 हो गया, म्यू डेंसर म्यू हो गया। और बाय द वे साइन C को क्या लिख सकते हो, यहां पे देखते हुए ये डेप्थ h थी, ये r है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हमारा म्यू। C को लिख दो, साइन C को लिख दो r अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज 1। तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर r स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r comes out to be h upon root of म्यू स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें से रेज निकल पा रही है। दिस इज द सर्कल, सर्कुलर रीजन ऑन द सरफेस जिससे ये बल्ब दिखेगा, जहां जिस रीजन से रेज निकलती हुई लगेंगी इस बल्ब से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इससे हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे इंडिया गेट पे अगर तुम देखो तो वहां पे लेक है, लेक में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे डेप्थ H1 पे एक रेड बल्ब लगा दो, रेड बल्ब ना, H1 पे रेड बल्ब लगा दिया, ठीक है। फिर डेप्थ H2 पे ब्लू बल्ब लगा दो, फिर डेप्थ H3 पे ग्रीन बल्ब लगा दो। इससे क्या होगा, इससे रेड बल्ब, ये ऐसे, रेडियस डिपेंड्स ऑन हाइट, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेजिंग एमरजेंस कर रही है, तो ये सर्कुलर रीजन आएगा जिससे रेड लाइट निकलेगी। फिर नेक्स्ट जो रेडियस आएगा वो ऐसा आएगा, ऐसे, ये क्रिटिकल एंगल होगा, ये भी क्रिटिकल एंगल होगा, यहां से ब्लू रेज निकलेंगी इतने बड़े रीजन से। फिर ग्रीन वाला ऐसा आएगा, इससे इतने सर्कल से ग्रीन रेज निकलेंगी। कुछ मजा आया? डन। This wasn't tough. Question is हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ऑप्टिकल फाइबर, यार एक सिलेंडर है, फॉर द टाइमिंग ये मान लो एक सिलेंडर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स such that any ray entering from flat end does not escape from curved end। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो कि कोई भी रे जो इस फ्लैट एंड से एंटर करे वो इस कर्व्ड एंड से ना निकले, मतलब अंदर TIR करती रहे और उधर से बाहर निकल जाए। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का लॉजिक होता है, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो। नहीं देखा, उसमें क्या होता है, तुमने मार्केट में देखा होगा, ऐसे होते हैं, तार से निकले होते हैं, तार से, और तारों के एंड पे बल्ब जल रहा होता है। हाँ, तो उसमें लॉजिक क्या है कि ये बेंड है तो अंदर TIR करती करती रे जाएगी और सीधा यहीं से निकलेगी। यहाँ पे नीचे बल्ब जला देंगे, बहुत सारे वायर निकाल देंगे, तो यहाँ से लाइट मारेंगे तो वो इसके साथ चली जाएगी और यहीं से निकलेगी। इनफैक्ट मैंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था यूट्यूब पे, उसमें पानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि हाँ वो पानी डालते हैं और वो पानी का क्या बोलते हैं फ्री फॉल हो रहा है और वो लेजर इसके अंदर से आते जाती हुई दिख रही होती है।
और वो नीचे से जलेगी। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन ये है, तो इसलिए अब क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया कि कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखें कि यहां से कोई भी एंटर करे तो वो कर्व्ड एंड से, ये कर्व्ड एंड है, इससे एस्केप ना करे। कैसे स्टार्ट करें समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बताऊं स्टार्ट कैसे करना है। जैसे रे ऑप्टिक्स का हर क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए, सेंड मल्टीपल रेज, सेंड मल्टीपल रेज, ऐसे बना दो। ये डायग्राम बना दिया, ये कह रहा है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल के अलोंग ही रे आ रही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो ये दूसरे एंड से ही निकलेगी ना, फिर तो ये दूसरे एंड से ही निकलेगी। अब मैं सोच रहा हूं, आई एम स्टिल थिंकिंग, अगर रे ऐसे आ रही होती, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेंसर है, ऑप्टिकल फाइबर केबल डेंसर है, रे किधर बेंड होएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, तो रे ऐसे बेंड हो गई, ये आर हो गया, नहीं नहीं आर क्रिटिकल क्यों होगा, ये आर हो गया, और ये वाला एंगल 90 माइनस आर हो गया, क्योंकि एक्सटेंड करूंगा तो ये 90 है, तो यहां पे टी आई आर होना चाहिए। तुम कहोगे वहां पे टी आई आर क्यों होना चाहिए? तभी तो ये कह रहा है कि रे एंटरिंग डज नॉट एस्केप फ्रॉम फ्लैट कर्व्ड एंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं सोच रहा हूं, फिर से सोच रहा हूं, मैंने कहा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, और ये वाला एंगल घट जाएगा, घट जाएगा। लेकिन तब भी ये क्या होना चाहिए? क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए कि यहां पे टी आई आर हो जाए। फिर दिमाग में आया कि ये आई और बढ़ा दिया तो ये आर और बढ़ जाएगा और ये वाला एंगल और घट जाएगा, लेकिन अभी भी ये सी से बड़ा होना चाहिए कि यहां पे टी आई आर हो जाए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या मैं ये कह सकता हूं इसने जैसे ये वर्ड लिखा एनी रे एंट्री, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चांस इस रे के निकलने के हैं, क्योंकि आई मैक्सिमम हो गया। आई मैक्सिमम कितना हो गया? 90। उस केस में भी यहां पर टी आई आर होना चाहिए। इसका मतलब अब तो जितनी भी गई अंदर वो सारी टी आई आर करेंगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसका मतलब सबसे ज्यादा निकलने के चांस किसके थे? ग्रीन वाली के। अच्छा, ग्रीन वाली में ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या मैं कह सकता हूं ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। क्यों? डेंसर में क्रिटिकल पे गिरती थी तो रेयरर में 90 पे निकलती थी। इसका मतलब रेयरर में 90 पे गिरेगी तो डेंसर में क्रिटिकल पे जाएगी। यही तो हुआ। तो मैंने कहा रेयरर के अंदर 90 पे हिट करेगी तो डेंसर में क्रिटिकल पे जाएगी, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस क्रिटिकल। हाँ या ना? अब मैं ये कह सकता हूं कि जो ये ऊपर वाले एंगल्स हैं इनके, ये एक सेट हो गया, ये सेट नहीं हो गया, दिस इज अ सेट ऑफ एंगल्स। हाँ नहीं, सारे 90 माइनस सी नहीं है, ये 90 माइनस आर हो गया, 90 माइनस आर हो गई। हाँ या ना? ये सारे सेट है, उसके सारे एलिमेंट सी से बड़े होने चाहिए। इस सेट के सारे एलिमेंट्स सी से बड़े होने चाहिए, तो सबसे छोटा एलिमेंट भी सी से बड़ा होना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं सबसे छोटा एलिमेंट ये है? इसका मतलब 90 माइनस सी वाला एलिमेंट भी सी से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सी मेरा 45 से कम होना चाहिए। हाँ या ना? अब एक काम करो, दोनों तरफ साइन ले लें, इनइक्वालिटी चेंज होगी। कॉस लेता तो इनइक्वालिटी चेंज होती। हाँ, क्योंकि कॉस में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो साइन ले लूं तो साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन सी, तो ये हो गया 1/√2
is greater than 1 by mu? Can I say mu is greater than root 2? So refractive index should be greater than root 2. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट 2 से बड़ा रखोगे तो यहां से जितनी भी रेज अंदर घुसेंगी वो दूसरे फ्लैट एंड से निकलेंगी. तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में दे इंश्योर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन रूट 2. हालांकि दिक्कत है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एयर के मीडियम पे. अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हो सकता है ना. अब ऑप्टिकल फाइबर केबल का सबसे बड़ा यूज क्या है कि ये केबल ले ली हमने और इस केबल में यहां से रे भेजी तो अंदर ही अंदर जाएगी वो, हाँ या ना. अब मान लो ये केबल को तुम्हें चाहते हो हर्ट को चेक करना तो केबल नस के अंदर भेज दी और हर्ट तक, फिर यहाँ पर टॉर्च जलाई तो अंदर टॉर्च जलेगी. तुमको भी उससे फायदा. मैंने कहा फिर एक और केबल भेज दो जिसमें कैमरा लगा है तो अंदर का कुछ दिखेगा. गॉट इट और नॉट? है टॉर्च जला के तो कैमरा का कुछ पता होगा वरना क्या देखोगे. एनीवे तो आइडिया इसकी बाहर का म्यू चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है ना. तो फिर वो क्या करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल को कोट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? कोट कर देते हैं. तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता. ऐसा हो गया ना. हाँ ग्रीन कोटिंग डाल दी. अब फिर ये इंश्योर कर लेंगे कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा हो μ1 और μ2. समझ में आया कि नहीं आया? ये बेसिकली एक तरीके से क्या हो जाएगा μ1 और μ2 ऐसा हो कि जो ये रे अंदर गई वो अंदर ही रहे यहां पे फ्लैट एंड से, हाँ या ना. मतलब इस वाले μ3 से फर्क नहीं पड़ेगा कि खून के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फर्क नहीं पड़ेगा. किससे फर्क पड़ेगा? μ1 और μ2 और वो कांस्टेंट हो जाएंगे. तो इस बाउंड्री पे हमेशा TIR हो. दे विल एंश्योर दैट. इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल को क्या कर देते हैं वो कोट कर देते हैं सो दैट कि बाहर एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फर्क ना पड़े. गाइस क्वेश्चन है ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया. क्या नाम दिया इनका? ABCD. कौन सा A कौन सा है? ये वाला कौन? A. B कौन सा है? वो नीचे वाला. फिर ये C होगा ऑब्वियसली, ये D होगा. अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 है. बाहर वाले का N2. और ये भी कहा होगा N1 इज ग्रेटर देन N2. अब ये कह रहा है कि अजीब सी कुछ चीज पूछी. उसने ये कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे अल्फा मैक्सिमम सच दैट कि रे AD से एस्केप ना करे, CD से एस्केप करे. ये बोला है. समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है सोचो जरा. अगर अल्फा अगर छोटा होता, अल्फा अगर छोटा होता ऐसे होता तो ये रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती क्योंकि ये डेंसर है अंदर, रेडियो टू डेंसर जा रही है. तो ये R ऐसे होता और ये यहां पे TIR करनी चाहिए, हाँ या ना. अब अल्फा को इसने बड़ा किया, अल्फा को इसने बड़ा किया. ये अल्फा है, ये R है. अल्फा अगर बड़ा करूंगा तो R बड़ा होगा तो ये वाला एंगल छोटा होने लगेगा, ये वाला एंगल छोटा होने लगेगा. अल्फा और बड़ा किया, अल्फा और बड़ा करूंगा तो क्या होगा? ये वाला अल्फा हो गया. मान लो ये अल्फा इतना बड़ा हो गया कि यहां पे क्रिटिकल हो गया तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस करने लग जाएगा. अब अल्फा की जो वैल्यू आ रही है उससे बड़ा अल्फा तुम नहीं कर सकते क्योंकि उससे बड़ा अल्फा करोगे तो दैट रे इज गोइंग टू एस्केप, दैट रे इज गोइंग टू एस्केप. ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अल्फा मैक्सिमम वाला केस में क्या होगा कि यहां पे अल्फा मैक्सिमम है तो यहां पे एंगल क्रिटिकल हो गया. तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? R 90 माइनस क्रिटिकल. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब तुम कहोगे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? यार पिछले क्वेश्चन में वर्ड था
एनी रे इंसिडेंट डज नॉट एस्केप। तो उसमें तो ये कह रहे थे कि अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 हो जाए, वो भी एस्केप ना करे। और यहां पे ये कह रहा है कि इसको ऐसे इधर से फेंकता जा रहा हूं, ऐसे करता जा रहा हूं, तो रे ऐसे होती जा रही है, कहीं ना कहीं क्रिटिकल आ गया यहां पे। तो क्रिटिकल तुम्हें ऊपर लेना है बेसिकली। यहां पे क्रिटिकल ले लोगे तो दैट रे वुड स्टार्ट टू एस्केप। अल्फा उससे बड़ा नहीं कर सकता मैं। तो अल्फा मैक्सिमम वाले केस में क्या करोगे, यहां पे क्रिटिकल कर देना और यहां पे क्रिटिकल कर दोगे तो ये एंगल 90 माइनस क्रिटिकल हो जाएगा। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दो तो क्या आ जाएगा, n2 साइन अल्फा इज n1 साइन ऑफ 90 माइनस क्रिटिकल। तो अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ n1 बाय n2 cos c। और c क्या होता है, साइन इनवर्स n2 बाय n1। वो तो यहां से निकाल लिया कि तुमने ये कह दिया कि भाई n1 साइन c इज n2 साइन 90, हाँ या ना। तो c यहां से निकाल के यहां पे डाल दिया तो ये आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ n1 बाय n2 cos ऑफ साइन इनवर्स n2 बाय n1। ये अल्फा मैक्सिमम हो गया। किस किस को ये चमका है, समझ में आ गया? पहले आया था, तुमने तो यहीं पे सी ले लिया होगा। पिछले क्वेश्चन में फिर इस क्वेश्चन में फर्क क्या था? दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। उसमें कहा था फ्लैट एंड से कोई भी रे एंटर करे तो कर्व्ड एंड से ना निकले, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए अंदर ही रहे रे एक पर्टिकुलर अल्फा पे निकलनी चालू हो जाएगी। निकलनी चालू हो जाएगी तो मतलब ये 90, ये क्रिटिकल हो जाएगा, और ये क्रिटिकल हो जाएगा तो अब अल्फा और बड़ा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फिर वो एस्केप करना चालू कर देगी। तो टू डिफरेंट क्वेश्चंस है, देखने में लग रहे थे कि सेम से हैं। हाँ बोलो। उसके अंदर वो जो एडी लाइन पे, हाँ जब रेस पड़ रही है तो ऐसे 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 हो रही है। हाँ तो मतलब तो एंगल कम होता जा रहा है ना, अल्फा बढ़ा रहा हूं तो। हाँ हाँ हाँ। अब पिछला क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि अल्फा में कितना ही बढ़ा दूं यहां से ना निकले, हाँ तब तो ये कह रहे थे कि यार अल्फा ग्रेजिंग वाला हिट करेगा तो ये सी होगा, तो ये एंगल सारे 90 माइनस आर होंगे। हाँ हाँ। तो 90 माइनस आर में सबसे छोटा एलिमेंट हो जाएगा 90 माइनस सी, और वो भी सी से बड़ा हो। यहां पे ये कह रहा है अल्फा बड़ा करता गया, मैं करता गया, तो अंदर वाले एंगल बढ़ते गए, यहां पे क्रिटिकल आ गया कभी ना कभी, तो उससे बड़ा अल्फा में नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो बाहर निकलने लग जाएंगी। मतलब अगर हम बिल्कुल 90 से डाल रहे हैं, 90 से डाल नहीं रही, 90 से डालोगे तो फिर तो बाहर निकल रही है। हाँ तो पहले वाले में निकलेगी, 90 से डालेंगे तो नहीं, उसमें तो उसने कहा था कि कंडीशन ये है कि 90 वाली डालूं तो भी ना निकले। इसमें तो ये सारी की सारी के लिए निकलेगा ना, ये इस वाली पर्टिकुलर रे के बाद सारी रेज के लिए वो बाहर एस्केप करेगा। मैं वही तो समझा रहा हूं कि दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन तो ये होता है, मस्त क्वेश्चन, ये जमीन है, ये जमीन है, ये क्वार्टर सिलेंडर है, क्या है 1/4 सिलेंडर। बच्चों कैसा सिलेंडर रहा होगा ये, ऐसा, इसका रेडियस r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये कह रहा है यहां से पैरेलल रेज आ रही थी ऐसे। ये कह रहा है सिलेंडर के आगे कितना लेंथ, सिलेंडर के आगे कितना लेंथ अन इल्यूमिनेटेड है। क्या है, कितना लेंथ अनइल्यूमिनेटेड है।
कर देना। हाँ मतलब इसने कहा कि ऐसे पैरेलल रेज आ रही थी और सिलेंडर के आगे कितना लेंथ ऐसा है जहां पर रेज गिरी नहीं रही। अब इस क्वेश्चन को देख के ना, पहली बार देखा मैंने, मेरी हवाइयां उड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों कैसे। फिर मैंने कहा जब कुछ समझ ना आए, अच्छा ऐसा बनाया भी नहीं था, वो तो मैंने हिंट दे दिया, ऐसे बनाया था, बस लिखा हुआ था रेडियस आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और लिखा था द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द सरफेस एंड फाइंड द लेंथ अनइल्यूमिनेटेड। तो मैंने कहा है क्या करें अब। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कि यार कई रेज बना के देख लो, क्या कर लो ये मेरा स्टैंडर्ड ट्रिक है रे ऑप्टिक्स में। मैंने कहा रे ऑप्टिक्स का नाम ही रे ऑप्टिक्स है, ड्रॉ मल्टीपल रेज। क्या कर दो, ड्रॉ मल्टीपल रेज, ऐसे बना दिया मैंने, ये किया। अब मैं सोच रहा हूं, अब मैं लिटरली सोच रहा हूं, निश्चय जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझने का प्रयास करना, भले ही तुम्हें आता है, ठीक है। मैंने रे बनाई, ये यहां से नॉर्मल बनेगा, हाँ या ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, आई से तो बड़ा होगा, तो आई से बड़ा होगा तो कुछ ऐसे चली जाएंगी, ऐसे। अच्छा जी, ये आर हो गया। फिर मैंने सोचा इससे कुछ फील नहीं आई, मैंने कहा थोड़ा ऊपर से भेज दो। मैंने कहा ये नॉर्मल का रोल प्ले करेगा, ये आई होगा, आई पहले से बड़ा हो गया तो आर भी पहले से बड़ा हो जाएगा, ये आर हो गया। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा एक और भेज दो। मैंने कहा ये आई हो गया तो आर पहले से बड़ा हो जाएगा। शायद कुछ हिट हो रहा है भाई, यहां पे रेस पहुंच रही हैं, यहां पे रेस पहुंच रही हैं, यहां पे रेस पहुंच रही हैं। फिर दिमाग में ये आना चाहिए कि यार आई बड़ा हो रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आई बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस करेंगी, ये 90 हो जाएगा। अब इसके बाद वाली रेज तो बाहर निकलेंगी ही नहीं, वो तो अंदर ही मरी रहेंगी। तो आई थिंक दिस इज द लेंथ विच विल बी अनइल्यूमिनेटेड। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इससे पहले वाली में तो कोई रेस गिरेंगी ही नहीं। हो गया, क्वेश्चन इज ओवर नाउ द क्वेश्चन इज ओवर, बिकॉज इफ दिस वॉज सी, this was C and this is R, this is R, am I right? And this is R and sin C would be perpendicular by hypotenuse। बेटा hypotenuse will be R plus X, हाँ या ना। तो हम कहेंगे sin C is 1 by mu, वो तो स्नेल लॉ से आ गया। और साइन सी को लिख दो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर द रूट अपॉन हाइपोटेन्यूज वुड बी आर प्लस एक्स। हो गया, क्वेश्चन इज ओवर, नाउ यू जस्ट नीड टू फिगर आउट एक्स। और जब खोल मत देना इसे, आर प्लस एक्स को एक टर्म मानो, डन। क्योंकि इसको ऐसे लिख दो, आर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर into mu square is r plus x का whole square, so this would become mu r upon root of mu square minus 1 is r plus x, I think so, yeah। problem was कि thinking एक बार हो गया। मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं समझाया, मैंने समझाया कि इन जनरल सोचना कैसे है। यार हिट ही नहीं कर रहे होते क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के, तो तरीका क्या है यार, दो तीन, हाँ बहुत सारी रेज बनाओ। तुम देखो पिछले कई क्वेश्चनों से मैं यही कर रहा हूं, हिट ही नहीं कर रहा। मैंने कहा 2-3 बना के देखते हैं, शायद हिट कर जाए। यारो एक और क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो ऑप्टिकल फाइबर लेके बैठा था। ओए गाइस, ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर?
और वही हो गया ना जो मैंने बताया ना कि एक ट्यूब सी हो गई, वो जो ट्यूब सी हो गई। इसमें भी दिक्कत होती है, पता है ऑप्टिकल फाइबर में दिक्कत क्या होती है भाई? मानो तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर ब्लड में डालनी है, अब तुमने अंदर निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज √2, वो √1 के रेस्पेक्ट में होना चाहिए ना, तभी तो सारे की सारी जो रेज गई है वो उधर से ही निकलेंगी। अब अंदर खून के अंदर लेके बैठ गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.1, तो अब तो ये √2 से ज्यादा होना चाहिए, सो दैट कि फिर सारी रेज अंदर ही TIR करें। तो वो ऐसे इस ब्लड में डालोगे तो सराउंडिंग के इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? वो एक ना यहाँ पर ऊपर कोटिंग लगा देते हैं, वो कहते हैं कि भाड़ में जाए, अब तुम इसे कहीं पे भी डालते रहो, इस मीडियम से फिर फर्क नहीं पड़ेगा ना बाहर वाले से। इसका और इसका सेट कर दो कि इसका से √3 डाल दो या इसका फिर कुछ डाल दो, सो दैट कि दिस बाय दिस इज, हाँ यू आर गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो इसके उससे सेट कर दो कि यहां से जो भी एंटर करे वो उधर से ही एग्जिट करे। तो फिर ब्लड में डालने से ये नहीं होगा कि रेस बीच में ही निकल गई और फिर पता चला ऑप्टिकल फाइबर केबल इज यूजलेस। अब क्वेश्चन दूसरा बना रहा हूं मैं, कह रहा हूं ऑप्टिकल फाइबर केबल लो, इसे कोटिंग कर दी हमने, क्या कर दी? फाइबर केबल की कोटिंग कर दी। कोटिंग होती है हमेशा, ठीक है, कर दी नहीं हो तो हमेशा होती है, ठीक है। अरे मैंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट देखे थे यूट्यूब पे, उसमें पानी गिर रहा होता है और पानी जब गिर रहा है ना, जैसे फ्री फॉल कर रहे हैं, वो स्ट्रीम गिर रही है, वहां पे लाइट जला दी तो वो लाइट ऐसे बेंड होके उस लाइट वहां से यार निकल रही है, हाँ वाटर के अंदर ही अंदर TIR कर रही है वो। क्या क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो ये बता रहा हूं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल को ना बेंड कर दिया, और बेंड करके कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम रेडियस यू कैन बेंड, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस यू कैन बेंड। ऐसा सा डायग्राम बनाया हुआ था, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, और वो कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का डायामीटर है D, वो ये कह रहे हैं मिनिमम रेडियस कितना बेंड करके बनाया जा सकता है सच दैट रेज एंटरिंग लाइक दिस डू नॉट एस्केप फ्रॉम द कर्व्ड एंड। Rays entering like this do not escape from the curved end. Again, and refractive index is obviously say mu. Refractive index is again say mu. मुझे तो फिर हिट नहीं कर रहा, करना क्या है इसमें? किसी को हिट कर रहा है? जब कुछ हिट नहीं करता तो क्या करते हैं? बहुत सारी रेज भेज दें, कुछ तो होगा। सही नहीं बना, ज्यादा चौड़ा बना दिया मैंने, दिस वाज नॉट गुड। ऐसे है ना, ऐसे रेज आ रही थी गाइस, ऐसे रेज आ रही थी, मैंने कहा देखो ऐसा है, ये रे आई यहां पे हिट करेगी, हाउ वुड यू ड्रॉ नॉर्मल? यू वुड ड्रॉ नॉर्मल लाइक दिस, यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये ग्रेटर देन क्रिटिकल होना चाहिए कि यहां पे TIR हो जाए। मेक सेंस? फिर दिमाग में आया थोड़ा सा राइट वाला बना दो यार, राइट वाला बनाऊंगा, डू यू फील कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया? यहां पे बनाऊंगा तो फील आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और छोटा हो गया। मैंने कहा इसका मतलब सबसे ज्यादा निकलने के चांस होंगे इस वाली रे के, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम है। मैंने कहा ये मिनिमम भी अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल है तो ये जस्ट TIR कर रहा है। ओके, ये क्रिटिकल है, ये डिस्टेंस कितना था D, ये कितना था R, यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये कितना था R। कैन आई से साइन C इज R अपॉन R प्लस D, साइन C is 1 upon mu. You can find your R. That's mu R is R plus D. Your R is D upon mu minus 1. The figure shows ray incident at angle I is equal to
π/3। ये कह रहा है ये μ2 है, ये μ1 है, और ये रे इंसिडेंट है आई पे, आई इज π/3, ये 60 डिग्री है। हाँ जी, इफ द प्लॉट ड्रॉन शोज वेरिएशन ऑफ मॉड ऑफ r माइनस आई वर्सेस k, where k is μ1 by μ2। अच्छा जी, अच्छा जी, और अजीबोगरीब सा प्लॉट दे दिया, अजीबोगरीब सा प्लॉट दे दिया, मैं देख के डर गया। ऐसा प्लॉट दे दिया, ये k है, ये k है, और ऐसा सा चालू हुआ ऐसे, ये दे दिया, ये k1 दे दिया, ये k2 दे दिया, और ये θ1 दे दिया, और ये θ2 दे दिया। अच्छा, ये इस एक्सिस पे क्या है, r माइनस आई का मॉड। अच्छा जी, तो r माइनस आई मतलब ये अगर ऐसे गया, ये अगर ऐसे गया तो ये r होगा ना बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये बेसिकली क्या चीज का प्लॉट दे दिया इसने, ये वाला आई होगा, ये डिविएशन का प्लॉट दे दिया इसने, डिविएशन का, डिविएशन इज r माइनस आई। हाँ जी, अगर μ1 और μ2 बराबर होते, अगर μ1 और μ2 बराबर होते तो डिविएशन 0 होता। μ1 और μ2 बराबर होते तो डिविएशन 0 होता। तो एक सेकंड, तो डिविएशन 0 होता, तो डिविएशन 0 कहां पे होता, यहां पर है। इसका मतलब k2 का मतलब ये है कि μ1 इक्वल टू μ2, तो k2 की वैल्यू तो आ गई 1। यहां तक भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये 1 है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो रही है, ये लेस देन 1 हो रही है, तो μ1 बाई μ2 लेस देन 1 हो रहा है, ये लेस देन 1 हो रहा है, ये लेस देन 1 हो रहा है, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 हो रहा है। हाँ जी, सही कह रहा हूं। तो μ2 अगर लेस देन μ1 हो रहा है, μ1 लेस देन μ2 हो रहा है, तो ये हाँ यही तो हो रहा है, लेस देन 1 हो रहा है ना। इस वाले पॉइंट्स के लिए ये कम होता जा रहा है ना, लेस देन 1 होता जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का ज्यादा है 1 का कम है, 2 का ज्यादा है 1 का कम है। तो इसका मतलब जैसे जैसे 1 का कम करता जाऊंगा और ये ज्यादा है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने लगेगी। ये वाले केसेस बन रहे हैं, यही तो बन रहे होंगे, हाँ या ना, यही तो होता जाएगा या नहीं, या एक सेकंड, नहीं μ2 सॉरी μ2 ज्यादा है, मैं गलत सोच रहा हूँ, उल्टा सोच लिया मैंने कि ये ज्यादा है, तो अवे होता जाएगा ना, अवे होता जाएगा। μ2 ज्यादा डेंसर, ये डेंसर है, ये रेयर है, तो ज्यादा होता जाएगा। तो जितना तुम इसको ज्यादा करते जाओगे तो ये ज्यादा डेंसर से रेयर में जाएगा, तो ज्यादा दूर बेंड करेगा। मैंने कहा डिविएशन फिर मैक्सिमम कब हो जाना है, जब ये ग्रेजिंग एमरजेंस कर रहा होगा, जब ये ग्रेजिंग एमरजेंस कर रहा होगा। तो जब ये ग्रेजिंग एमरजेंस करेगा उस टाइम पे मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं चाहूं तो। उस टाइम पे मैं ये कह सकता हूं μ2 sin 60 इज √3/2 इज μ1 sin 90 इज 1। अब k क्या बोला था, μ1 बाई μ2 बोला था ना, तो k शुड बी √3/2, k शुड बी √3/2, एम आई राइट। तो ये वैल्यू हो गई, k1 की वैल्यू हो गई √3/2, और ये एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया, ये 60 था तो ये 60 पे जाएगा, और ये 90 होना चाहिए, तो डिविएशन हो गया 30 डिग्री। तो ये डिविएशन होना चाहिए 30 डिग्री। आई डोंट नो क्या क्या पूछा है, मैं तो पागल हो गया, अजीब से कुछ सोच रहा हूं। फिर मैंने कहा दूसरा केस क्या है, K2 हमारा ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। अब K हमारा ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो μ1 ग्रेटर देन
μ2 हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा डेंसर है और ये हमारा रेयरर है। ये रेयरर है, इस बार गलती नहीं करनी है, ये डेंसर है और ये कह रहा है कि 60 पे ही आके हिट कर रही है। अब ये डेंसर होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, ये जाना चाहिए था 60 पे ही, लेकिन 60 पे ना जाके ये किधर की तरफ चली जाएगी, रे ऐसे चली जाएगी। अब ये ज्यादा डेंसर कर दिया तो ये इधर चली जाएगी, ये और डेंसर कर दिया तो ये और पास चली जाएगी। मैंने कहा अबे कितना ही डेंस कर ले तो इसको ऐसे नहीं भेज सकता, तो इसीलिए यहां पर एसिम्पटोट बन रही होगी, हाँ या ना, क्योंकि तुम k को ग्रेटर देन 1 करते गए करते गए करते गए, कितना ही ज्यादा कर लो, लेकिन ये है कि ये पॉइंट पे अगर ऐसे हो जाती तो डिविएशन कितना हो जाता, 60 हो जाता। लेकिन तो इसका मतलब थीटा 2 की वैल्यू है 60, लेकिन वो कभी रीच नहीं होगा, के इंफिनिटी पे रीच होगा। भाई मैंने तो ऐसे सोचा था, बता दिया।